हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। और इस वीडियो में हम बहुपद से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक फार्मूले को समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं तो उस बहुपद के जितने भी सवाल है उसको लगाने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ये जो पूरा वीडियो होने वाला है उसका पूरा बेसिक्स पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, उसके नीचे ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुआ है, चर और अचर। तो चर क्या होता है बाबू, यानी कि वैसा राशि जिसका मान चेंज होता है उसको हम चर राशि कहते हैं। चाहे चर राशि किसको कहते हैं, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी डी, ये सब जितने भी होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट के सारे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, और चर राशि कहलाते हैं। अचर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि उसे कहते हैं जिसका मान कहीं भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमारे जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सब क्या है, हमारी अचर राशि है। ठीक है, वो हमारा अचर राशि कहलाता है। तो चर और अचर को एक साथ गुणा करके या भाग करके या उसका घटाना करके या जोड़ के जो पद हमें मिलता है उसे ही हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 7, तो यहाँ पे जो एक है अचर और एक है क्या, चर। x चर है और 3 अचर है, इसका गुणा करके फिर इसमें एक और अचर जोड़ के एक पद बनाया गया है और इस पद को हम बोलेंगे क्या, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सब आपके कहलाएंगे बीजीय व्यंजक। क्योंकि इसमें जो है चर और अचर का कभी कहीं जोड़ है, कहीं घटाना है, कहीं गुणा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं सब संयोग से बने हुए सभी पदों को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। उसके बाद से हम ये समझ रहे हैं कि गुणांक क्या होते हैं। गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो आइए समझते हैं, इसके नीचे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। आपको हम पूरे जितने भी बेसिक हैं आपको इसी तरह से लिख के प्रोवाइड करेंगे, आप इसको लिखते भी चलेंगे। यदि चर राशि में किसी अचर राशि की गुणा की जाए तो यह अचर राशि चर राशि का गुणांक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई अचर है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, कोई अचर 4 है और इसमें गुणा कर दी जाए किसकी, किसी चर राशि y का, तो जो y है वो किसका गुणांक है, तो y का गुणांक है। सॉरी, जो 4 है वो किसका गुणांक है, y का गुणांक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आपसे पूछेगा कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है। एक्स क्यूब कहाँ पे, यहाँ पे, तो पूछेगा एक्स क्यूब, ठीक है, का गुणांक क्या है। तो क्या बताएंगे, जिसके साथ एक्स क्यूब के साथ जो गुणा में रहेगा उसी को वही उसका गुणांक रहेगा। तो एक्स क्यूब यहाँ पे है, इसके साथ 7 है, यानी कि हो जाएगा हमारा 7। यानी कि जो एक्स क्यूब का गुणांक है वो हमारा 7 है। फिर यदि आपसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ दे, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ दे, तब क्या बताएंगे आप, तो 5 है। केवल आपको एक्स का गुणांक पूछ दे तो क्या बताएंगे आप, 2 करण में 3 है। तो जो चर के साथ गुणा में रहेगा जो अचर राशि, वही जो है उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ax² + bx + c, इसमें पूछेगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो a है। ठीक है, और फिर पूछेगा केवल x का गुणांक क्या है, तो b है। तो जो चर के साथ गुणा में रहेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा उस चर का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसे समझ लिए हैं। चलिए अब हम इसके अगले जो बेसिक्स है उसको समझाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आइए बच्चों, हम अब समझेंगे इसका बहुपद। अगला जो हमारा बेसिक्स है वो है हमारा बहुपद। अब समझते हैं बहुपद के बारे में। ये जो है कह रहा है कि वह व्यंजक जिसके प्रत्येक पद का घात एक धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यानी कि जो x होगा, ठीक है, x हो चाहे कोई भी हो, चर पद जो भी हो, ठीक है, जो भी चर होगा उस पर जो पावर होगा
उस पे एक धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्लस होगा जो भी पावर होगा वो क्या होगा, धन में होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनस में होगा तो क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आपसे कई बार बहुविकल्पी में पूछ देगा, ठीक है, कि बताइए कि इनमें से कौन सा बहुपद है। तो अगर कोई भी चर हो, ठीक है, अगर वो अंडर रूट में हो, ठीक है, या फिर 1 के नीचे हो, ठीक है, या फिर उस पर पावर कोई माइनस संख्या हो, ठीक है, कोई भी माइनस संख्या है, तो अगर इस तरह से आपको उसमें कोई भी दिख जाए तो ये जो है हमारे बहुपद नहीं कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, हमारे बहुपद नहीं होंगे। हमारा बहुपद क्या होगा, वही होगा जिस पे हमारा पावर प्लस में होगा, ठीक है ना, जिसका जो घात होगा वो हमारा प्लस में होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, जो धनात्मक होगा। तो यहाँ पे कुछ उसके बहुपद के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, होते बहुत हैं, ठीक है, लेकिन हम ये इसके आधार पे बस 3 बहुपद होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। पहला हमारा कि पूर्णांकों पर बहुपद, तो इस तरह के बहुपद को हम कहेंगे पूर्णांकों पर बहुपद। और जो भी उसमें बट्टा करके दिया रहेगा तो इस तरह के बहुपद को बोलेंगे, जैसे आप दिया है 2/3, 5/4, ठीक है, ये इसमें माइनस है, एक्स में माइनस नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि परिमेय संख्या पर बहुपद है। अब कोई ऐसा रहेगा जो अंडर रूट रहेगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो अंडर रूट में वो केवल 7 है, एक्स जो है इससे बाहर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 7 एक्स दोनों अंदर है, अगर ऐसा रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एक्स जो है बाहर है, ठीक है। अभी हम पावर भी नहीं देख रहे हैं, पावर जो है हम द्विघात में समझेंगे, यहाँ पे केवल पदों की देखा जा रहा है। तो इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें जो अंडर रूट लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, ठीक है। तो बहुपद 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं पूर्णांकों पर बहुपद और एक होते हैं परिमेय संख्याओं पर बहुपद। और इसके आधार पर बहुपद जो होते हैं नंबरों के आधार पर कई होते हैं, जैसे कि एक पद बहुपद, 2 पद बहुपद, 3 पद बहुपद, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम अगला जो हमारा टॉपिक है वही है बहुपद के प्रकार। तो इसको आप लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार को अगर हम देखें तो बहुपद को 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला हम बता सकते हैं कि पद के आधार पर, और दूसरा बता सकते हैं कि घात के आधार पर, ठीक है। तो अगर हम पद के आधार पर बताएंगे तो सबसे पहले हमारा होता है एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद होता है। फिर होता है द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, फिर होता है त्रिपद बहुपद, ठीक है, त्रिपद बहुपद, फिर होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। इस तरह से हम जो है इसके प्रकार को बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये सारे लिखवा रहे हैं, बस ऐसे आपको दिखा रहे हैं। और अगर हम घात के आधार पर देखें तो घात के आधार पर हमारा जो है सबसे पहले आता है रेखिक बहुपद, ठीक है, रेखिक बहुपद। रेखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 होता है उसको रेखिक बोलते हैं, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है, और जिस पे घात 3 होता है उसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो घात के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे बहुपद, और पद के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं बहुपद। अब चलिए अब हम इस सभी को लिख के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए समझ लिए, हम इसको इरेज करते हैं। आइए बच्चों, अब हम बहुपद के प्रकार में सबसे पहले पढ़ेंगे पद के आधार पर। तो पद के आधार पर आपको बता दिए थे कितने हैं, ए रहे उन सभी के डिफिनीशन। तो चलिए बारी बारी से समझाते हैं कि वह बहुपद जिसमें एक पद होते हैं एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी कि जो भी बहुपद दिया हुआ है इसमें बस एक ही पद होंगे, ठीक है। इसमें एक और जोड़ेंगे तो 2 पद बन जाएगा, तो सब अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे XY, 5X, 6Y, 7Z और भी लिख सकते हैं एटसेट्रा। फिर उसके बाद से आता है हमारा द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद क्या कहलाता है, तो वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं वो हमारा द्विपद बहुपद कहलाता है। जैसे कि आप दिए हुए x+2, इसमें प्लस के साथ 2 जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम 2 बहुपद कहेंगे। यही अगर +2 को हटा दें तो केवल हमारा 1 बच जाएगा, तो हमारा 1 बहुपद कहलाएगा। ये दिया है कि y² + 3, इसमें भी 2 पद है तो हमारा 2 पद कहलाएगा। 7y - 4, इसमें भी 2 पद है तो हमारा द्विपद बहुपद कहलाएगा। और भी आगे लिख सकते हैं। त्रिपद बहुपद क्या होता है, तो वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपद बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी पावर पर मत जाइए, ठीक है, कि x² + 7x और प्लस में 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना।
A2 है, जेड की तरह दिख रहा है, A2 है, ठीक है। तो ए हमारा इसमें जो भी बहुपद है उसमें 3 है, तो जी ये हमारा क्या कहलाएंगे, त्रिपद बहुपद कहलाएंगे। अब हम समझते हैं कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं वो हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में एक्स है और कुछ यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है, या फिर इसको हटा देते हैं, यहाँ देखते हैं, इसका सभी पदों का गुणांक क्या लिख दे, शून्य लिख दे, यहाँ पे क्या लिख दे, शून्य लिख दे, शून्य से गुणा करा दे तो सब क्या मिलेंगे, हमारे शून्य मिलेंगे, प्लस में शून्य मिलेंगे, जहाँ इधर गुणा कराएंगे वो शून्य मिलेंगे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, शून्य बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। इसमें कोई मतलब कोई पद ही नहीं बचेगा, बस 0 0 0, जीरो को क्या हम करेंगे, ये कोई पद ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये हमारे कहलाएंगे शून्य बहुपद, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x³ गुणे 0 लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, प्लस में x² यहाँ पे गुणे में 0 लिख सकते हैं, बड़ा लिख लीजिएगा, प्लस में 0 गुणा x लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसके। तो ये हमारा कहलाता है शून्य बहुपद, क्योंकि इसमें कोई पद ही नहीं बचता है, सभी जो पद होते हैं उसका गुणांक ही शून्य रहता है, तो शून्य से गुणा कराएंगे तो सब सारा का सारा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बता दिए कि पदों के आधार पर। अब हम समझते हैं घातों के आधार पर। तो आप जो इसको नोट कर लीजिए, ये हम पहले ही आपको लिख के प्रोवाइड करा दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लिख के आपको बताएंगे बारी बारी से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं पहले ही लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका समय भी बचाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं घात के आधार पर। इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसके दूसरा समझते हैं, यानी कि घात के आधार पर। पद के आधार पर हमने समझ लिया 4 होते हैं, अब हम समझेंगे घात के आधार पर। तो घात के आधार पर हमारा 3 होते हैं, ठीक है। पहला होता है रेखिक बहुपद। ये क्या होता है कि वह बहुपद जिसका घात 1 हो रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि x+3, यहाँ पे जो x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x-4 इस पर भी 1 है, y+5 तो y पे कोई पावर नहीं रहता जिस पे उस पर 1 रहता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे हैं रेखिक बहुपद के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम समझेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात से मतलब होता है जिस पे पावर 2 हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, क्या है कि वह बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। बहुत ही आसान है, ये कह रहा है जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि x पे पावर 2, ठीक है, तो x² + 7x + 14, फिर 3x² + 2x + 6, फिर यहाँ पे हो सकता है कि 8x² प्लस में 4x माइनस में 6, आगे और भी लिख सकते हैं। तो जिस पे पावर 2 रहेगा, ठीक है ना, जिस बहुपद का घात 2 रहेगा उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। और घात कब किसका लेते हैं, जो जितने भी इसमें चर राशि रहता है तो जिसका वो हाईएस्ट पावर रहता है उसी को हम घात लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो इसका पावर 1 है, इसका 2 है तो इसका हाईएस्ट लेंगे क्या, 2 वाले को, तो घात क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हम समझते हैं त्रिघात बहुपद। तो वह बहुपद जिसका घात 3 होता है त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप और भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने बहुपद के प्रकार को समझ लिया, घातों के आधार पर भी और पदों के आधार पर भी। अब हम ये समझते हैं कि बहुपद को हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम अगला टॉपिक चलिए समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हम बेसिक रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे, ठीक है। हमारे जो चैप्टर में इन्हीं तीनों का मेंशन है। इसमें त्रिघात बताया है लेकिन उसका कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो त्रिघात बस हमारे जानकारी के लिए बता दिया है। तो हमें बस इन्हीं दोनों का हमें बहुपद का शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले रेखिक बहुपद। तो सबसे पहले इसका जो व्यापक सूत्र होता है, ठीक है, व्यापक सूत्र, उसको हम लिख लेते हैं। व्यापक सूत्र क्या होता है, तो ax प्लस में b होता है, इसका व्यापक सूत्र होता है। तो अगर हम x का मान लेते हैं कि माना x का कोई शून्यक क्या है, वो k है, कोई शून्यक k है, तब किसको कैसे लिख सकते हैं, तो k बराबर माइनस
अचर पद और बट्टे में x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक लिख सकते हैं। यानी कि क्या लिख सकते हैं, अब अचर पद इसमें क्या है, तो अचर पद जिसके साथ चर का गुणा नहीं रहता है यानी कि केवल b है तो लिखेंगे माइनस में b, और बट्टे में x का गुणांक यानी कि a है तो a हमारा शून्यक उसका निकल जाएगा इस तरह से। किसका, तो रैखिक बहुपद का। अब हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसका व्यापक सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का। लिखेंगे इसका व्यापक सूत्र, ठीक है, इसको नोट कर लिए हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। व्यापक इसका क्या होगा व्यापक सूत्र, तो a, ठीक है, x² प्लस bx प्लस c। अब इसको हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद का कोई शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, और लिख लीजिए अल्फा और बीटा है, ठीक है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब इसके लिए हम लिखेंगे कि पहले हम निकालेंगे अगर अल्फा और बीटा है तो दोनों का अगर हम योग कर रहे हैं तो कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। तो योग क्या है, अल्फा और प्लस में बीटा है, तो ये किसके बराबर होगा, ए होगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बट्टे में है हमारा x² का गुणांक, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे समझते हैं x का गुणांक और x² का गुणांक। बच्चों इसके आगे समझते हैं, तो अगर दो शून्यक है और उसका योग हम निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस x² के गुणांक और x के गुणांक और x² के गुणांक। अब हम समझते हैं कि इसमें x का गुणांक क्या है, तो इसमें x का गुणांक क्या है, तो b है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं b, और x² के गुणांक क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं a, ठीक है। तो a जो है हमारा इसके इक्वल में होगा अगर इसके मूल्य हैं तो जब भी हम x² का गुणनखंड करेंगे फिर उसके मूल्यों की जांच करेंगे तो हम इसी तरह से जांच करेंगे, ठीक है। फिर एक और होता है कि शून्यकों का गुणा, एक किसके इक्वल होता है, तो लिखते हैं शून्यकों का गुणा, ठीक है। तो कौन से शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा। आगे लिखते हैं, पहला होता है हमारा अचर पद और बट्टा में x² का गुणांक, तो यहाँ पे अब अचर पद क्या है, तो अचर पद है हमारा c, ठीक है, और x² गुणांक हमारा a है, तो a हो गया हमारा। ये दो तरीके से इसको हम जांच करेंगे आंसर की, अगर उसका अगर शून्यक निकालेंगे जो भी गुणनखंड करेंगे तो दो मान मिलेंगे हमें। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर देता है तो हम ये मान लेंगे कि ये उसका गुणनखंड है, अगर नहीं हो रहा है तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आपको एक और इम्पोर्टेंट बता दें कि यहाँ पे जो a b c है, ठीक है, ये कोई धनात्मक संख्या, ठीक है, ये कोई क्या है, धनात्मक संख्या है, और जहाँ जो है a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर a की जगह पे 0 हो गया तो पूरा टर्म से खत्म हो गया, फिर टर्म से पूरा खत्म हो गया तो द्विघात की बात ही नहीं चल पाएगी, तो इसीलिए a जो होगा हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका शून्यक निकालेंगे रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का, ठीक है। चलिए अब हम इसके एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए
ये बच्चों हम जिस फार्मूले के बारे में बताने वाले थे वो यही है, यही वो फार्मूला है। चलिए इसका हम यूज कैसे करेंगे और कब करेंगे इसके बारे में समझते हैं। जब किसी इक्वेशन का मूल दिया हो और वो इक्वेशन हमें बताना हो तब हम इस इक्वेशन का मूल्य यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं 4 और 1, किसी इक्वेशन के क्या है, किसी बहुपद के मूल्य हैं, शून्यक है। तो उस बहुपद को हम कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूले को यूज करके निकालेंगे। चलिए 4 है यानी कि पहले को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। तो जो भी यहाँ पे हम मानेंगे उसको यहाँ पे रख लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह पे 4 लिखेंगे प्लस बीटा की जगह पे 1 और एक्स है तो ऐसे एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा की जगह पे 4 है तो 4 लिखेंगे, बीटा की जगह पे 1 है तो 1 लिख देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 और एक्स जो उसी में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5x, प्लस में 4 और 1 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि यही जो हमारा इक्वेशन है जिसका हमें ये मूल्य दिया हुआ था और हमें ये बहुपद पता करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे इसके बेसिक टॉपिक को समझ लिया है, सारे कंसेप्ट को समझ लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आप समझे रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलिए गुड बाय।